Hello, ladies and gentlemen, my dear friends. Good morning, namaskar to you all. I am Dr. Nuhai Soni at your service today to continue our previous discussion entirely based upon culpable homicide and murder. During our last meeting, I was telling you, I have explained you what are the ingredients of culpable homicide and how you can establish that a particular act, a particular commission is treated as a culpable homicide. Today, manually, I would like to draw your kind attention towards not only the definition of the murder, but what is the micro and significant difference between the culpable homicide and murder. This is very important, academically much sound and very interesting topic. The law students, advocates, and other person who keep interest in legal matter. Let me allow to start discussion and explanation on the concept of the murder, which is well defined under section 300 of the Indian Penal Code and its exceptions also. प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने अपनी पिछली बैठक में जो हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पिछली चर्चा में मैंने आपको बताया था कि सदोष मानववध या आपराधिक मानववध क्या है। आज मैं आपको हत्या के बारे में बताऊंगा। हम लोग मिलकर हत्या के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली चर्चा के दौरान ही मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया था कि आपराधिक मानववध एक 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 वंश है, एक जाति है, इट इज ए जेनस, और जहाँ तक हत्या का प्रश्न है ये उसकी उपजाति है। इसका अर्थ ही ये हुआ कि सदोष मानववध और हत्या एक ही फैमिली के कंसेप्ट हैं, एक ही ग्रुप के कंसेप्ट हैं, और सदोष मानववध जो है वही कुछ अपने गंभीर स्वरूप में हत्या के रूप में जाना जाता है। इसको इस अर्थ में समझें कि हत्या मूलतः सदोष मानववध है। अपने कुछ स्पेशलिटी के कारण, अपनी कुछ गंभीर स्थितियों के कारण, या यूं कह लीजिए अपनी किसी विशिष्टता के कारण वो सदोष मानववध न कहला करके हत्या कहलाता है। इसीलिए कहा गया है कि एवरी मर्डर इज बेसिकली कपेबल होमिसाइड, बट एवरी कपेबल होमिसाइड या ऑल कपेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। प्रत्येक सदोष मानव या सभी प्रकार के सदोष मानववध हत्या नहीं है, लेकिन हत्या अपने आप में मूलतः सदोष मानववध ही है। इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे जो कोबरा है, विषधर जो सांप है, कोबरा है, वो मूलतः क्या है? सांप है। कोबरा इज बेसिकली स्नैक, लेकिन हर किस्म का सांप कोबरा नहीं है। ऑल स्नैक्स cannot be treated as a cobra, but cobra is basically reptile, basically it is a snake. इसी अर्थ में इसको लें कि प्रत्येक हत्या जो है वो मूलतः सदोष मानववध है, लेकिन अपनी किसी विशिष्टता के कारण, किसी गंभीरता के कारण वो हत्या की श्रेणी में आता है। अब ये हत्या की क्या परिभाषा धारा 300 में दी गई है
इसको देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम सदोष मानववध और हत्या के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करते जाएंगे। तो धारा 300 को आप मेरी किताब में पढ़ना शुरू करें तो उसमें उसकी जो परिभाषा दी गई है वो क्या कहती है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर mentioned are accepted, the culpable homicide is murder if it is done by the act, if it is done by the act which caused the death is done with the intention to cause death। फिर से सुने इसको। सदोष मानववध इस धारा के नीचे लिखे हुए कुछ अपवादों को छोड़ करके एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड आर हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड द कपेबल होमिसाइड इज मर्डर, यानी आपराधिक मानववध हत्या है। नीचे लिखे कुछ अपवादों को, उन अपवादों पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन ने देखें कि आपराधिक मानववध ही हत्या है। तो आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह जिस कार्य से किया गया है या जिस कार्य को करके मृत्यु कारित की गई। आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है। कपेबल होमिसाइड इज मर्डर if the culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention to cause death। आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है, जिससे मौत के घाट उतारा गया है विक्टिम पर्सन को, वह यदि मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। पहला घटक या जो पहला एलिमेंट है हत्या के परिभाषा का वो यही है कि आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है, एक्ट देयर बाय विच द डेथ इज कास्ट ऑफ एनी अदर पर्सन या अदर पर्सन इज कमिटेड बाय द ऑफेंडर with the intention to cause death। आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है अभियुक्त के द्वारा या अपराधी के द्वारा मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अब यहीं पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब थोड़ा पिछली अपने चर्चा की ओर आए जिसमें हमने सदोष मानववध की परिभाषा या आपराधिक मानववध या कपेबल होमिसाइड की परिभाषा धारा 299 के बारे में चर्चा की थी। उसमें भी हमने यही कहा था कि कोई कार्य आपराधिक मानववध है यदि वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। अब हम हत्या की जब परिभाषा दे रहे हैं तब भी यही कह रहे हैं कि आपराधिक मानववध हत्या है, कपेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ इट इज डन with the intention to cause death, यदि वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। तो यहाँ पर आप पूछेंगे सर कि दोनों में फिर अंतर क्या हुआ। एक कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया वो आपराधिक मानववध है, उसी को बोलना है वही आपराधिक मानववध यदि मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया तो हत्या है। फिर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में मूलतः तो मृत्यु कारित करने का आशय ही है ना। तो इसका जवाब जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, मृत्यु कारित करने का आशय और मृत्यु ही कारित करने का आशय, दोनों में आप कुछ अंतर तो समझते हैं। एक में मृत्यु कारित करने के पीछे जो आशय है उसमें आपका आचरण जो है वो मृत्यु की संभावना को प्रदर्शित करता है कि आपने जो काम किया उससे मृत्यु होने की कितनी संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी टू कॉज डेथ, जो प्रोबेबिलिटी की जो डिग्री है, जो संभावना की जो मात्रा है वो कपेबल होमिसाइड में कम रहती है। मतलब आप मृत्यु कारित करने के आशय से तो
उसके ऊपर हमला करते हैं, कोई कार्य करते हैं, लेकिन उससे जो क्षति पहुंचती है या आप जिस प्रकार के हथियार का उपयोग करते हैं या जिस प्रकार की परिस्थितियों में आप उसको मारते हैं, उसमें इस बात की भी पूरी संभावना होती है कि वो मर भी सकता है और बच भी सकता है। इसलिए उसमें कहा गया इज लाइकली टू काज डेथ। लाइकली टू काज डेथ का मतलब क्या होता है कि डेथ, यदि जो डेथ है वो लाइकली रिजल्ट है, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी या संभावना जो है वो कितनी है, कम है। कहा जाता है कि जब आप लाइकली शब्द का उपयोग करते हैं और जब उसको कपेबल होमिसाइड के संबंध में जब उसकी व्याख्या करते हैं, तो वहाँ पर ये माना जाता है टेक्निकली या एकेडमिकली कि ऐसी स्थानों पर जहाँ पर मृत्यु की और बचने की दोनों की संभावना लगभग बराबर है या 50-50% का की संभावना है मरने की भी और बचने की भी, या 60% और 40% जैसा अनुपात है, माने जहाँ पर सर्वाइवल के भी चांसेस हैं, जहाँ पर बचने का भी चांस है। यद्यपि विक्टिम पर्सन जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो मर गया है, लेकिन जिस प्रकार से उसके ऊपर हमला किया गया, जिस प्रकार की शारीरिक क्षति उसको पहुंचाई गई, उससे ये प्रतीत होता है, उससे प्रकट होता है कि यद्यपि ये व्यक्ति मर गया, लेकिन इसके बचने के भी चांसेस थे। जैसे किसी ने एक व्यक्ति के सिर पर डंडे से एक बार वार किया और जैसे ही वो व्यक्ति गिरा, वो व्यक्ति डंडा छोड़कर भाग गया, खून बहने लगा और उसको अस्पताल ले जाने में थोड़ी देरी हो गई और उसके कारण वो आदमी आगे दो दिन के बाद चल बसा। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, जो घाव की प्रकृति है, जिस प्रकार के डंडे से हमला किया गया, उससे आप ये स्टेब्लिश भले कर सकते हैं कि इसकी मृत्यु कारित करने का आशय रहा होगा या मृत्यु कारित करने का आशय था, लेकिन इसके बचने के भी चांसेस थे। वार घातक जरूर था, लेकिन उससे निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी ऐसी संभावना नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में घाव की प्रकृति, उपयोग किया गया हथियार, ये सब मृत्यु के, ये सब क्या है, अभियुक्त के आशय को बताते हैं। यहाँ पर जो आशय है वो जरूर मृत्यु कारित करने का है, लेकिन ये आशय उतना प्रचंड नहीं है, उतना पावरफुल, उतना स्ट्रांग नहीं है। और इसलिए हमने पहले ही कहा था कि हम आचरण से आशय को जानते हैं, है ना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मृत्यु कारित करने का उसका आशय था, लेकिन मृत्यु ही कारित करने का आशय उसका कहीं पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके द्वारा पहुंचाई गई जो क्षति है, यदि उसका मृत्यु ही कारित करने का आशय होता तो उसके गिरने के बाद भी वो उसके सिर पर लगातार चोट करते रहता और तब तक वहां से नहीं जाता जब तक उसकी मृत्यु की निश्चितता का उसको प्रमाण नहीं मिल जाता। तो इसका मतलब यह है कि उसने जो कुछ भी किया जरूर मृत्यु कारित कर, उसके मन में उसको मारने का इरादा जरूर रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार की उसने चोट पहुंचाई, जिस प्रकार के हथियार का जिस ढंग से उसने उपयोग किया, उसके बाद की उसको जो और भागने की जो उसकी कार्रवाई, ये इस बात की ओर इशारा करती है कि वहां पर उसने उसके जीने की संभावना भी थोड़ी बहुत छोड़ दी थी, है ना, यद्यपि वो मर गया। जब ऐसी केस में जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो हम कहते हैं वहां पर सिर्फ मृत्यु कारित करने का आशय था, मृत्यु ही कारित करने का आशय नहीं था। क्यों? क्योंकि मृत्यु ही कारित करने का यदि आशय होता तो उसके घाव की प्रकृति जो है ज़्यादा गंभीर होती, और इसलिए यहाँ पर यह कहना कि उसका मृत्यु कारित करने का आशय था, ठीक है, लेकिन उसके मृत्यु ही कारित करने का आशय नहीं था। और जब मामले की परिस्थितियों से ये प्रकट हो कि किसी को जान से मारने का इरादा था, लेकिन निश्चित रूप से जान से मारने का इरादा प्रकट नहीं हो रहा है ना? उसके बचने के भी चांसेस थे और वो बचा नहीं, ये अलग बात है, मर गया, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि फिर हत्या का अपराध नहीं किया उसने सदोष मानव वध का अपराध किया है। मतलब देखिए यहाँ पे आपको फर्क समझ में आ रहा है, किस बात का फर्क, कि मरने की निश्चितता, मृत्यु की निश्चितता और मृत्यु की संभावना, दोनों में अंतर है। संभावना का अर्थ होता है कि वहां पर बचने की भी संभावना थी, यद्यपि जो है विक्टिम पर्सन, जो पीड़ित व्यक्ति है, मर गया, लेकिन जब आप इस प्रकार का हमला करते हैं, इस प्रकार का की क्षति पहुंचाते हैं कि उसके बचने के कोई चांसेस नहीं होते, चांसेस 2-3% होते हैं, 90% से ऊपर चांसेस उसके मरने का होता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपराध फिर आपराधिक मानव वध का नहीं होता, वो हत्या का होता है। इसका जैसे एक उदाहरण दें, आपने एक तलवार से एक व्यक्ति, मृतक के अभियुक्त ने मृतक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब बताइए,
यहाँ पर मृत्यु कारित करने का आशय दिख रहा है, लेकिन उसने कहीं पर उसके जीने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना छोड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ी है ना। तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, बल्कि वो मृत्यु ही कारित करने का आशय है। और यही जो सूक्ष्म बात है, यही जो माइक्रो डिफरेंस है, जो माइक्रो इंटरप्रिटेशन है ना, इसका हत्या की जो परिभाषा का नंबर 1 पहला पॉइंट, और कैपेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध की परिभाषा का भी पहला पॉइंट, ये दोनों की जब आप तुलना करेंगे तो आपको यही एक बहुत बड़ा अंतर समझ में आएगा कि जहाँ पर मृत्यु की सिर्फ संभावना है ना, जहाँ पर डेथ इज ए लाइकली रिजल्ट है ना, वहाँ पर देयर इज कैपेबल होमिसाइड, एंड वेयर द डेथ इज सर्टेन रिजल्ट या सर्टेन रिजल्ट, वहाँ पर वो मर्डर का केस है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने के इरादे से उसको पोटेशियम साइनाइड जैसा घातक जहर एडमिनिस्टर दे दिया। अब आप बताइए, क्या उसने उसके जीने की कोई संभावना छोड़ी है? पोटेशियम साइनाइड जहर के बारे में यदि आप जानते होंगे तो आप पाएंगे कि सबसे घातक जहर है, जो आजकल तो थोड़ी एडवांस मेडिसिन के कारण उसमें थोड़े बहुत चांसेस बचने के हो गए हैं, वरना उस एक समय तो ऐसा था जब वो अगली सांस लेने की भी मोहलत नहीं देता था। अब किसी को पोटेशियम साइनाइड दे दिया गया, एडमिनिस्टर कर दिया गया है, तो उसका लगभग मरना निश्चित होता है। अब ऐसे व्यक्ति को यदि हत्या के लिए आप दोषी नहीं ठहराएंगे तो किसके लिए ठहराएंगे? क्योंकि वहाँ पर मृत्यु की निश्चितता को देखिए, वहाँ पर सिर्फ मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, बल्कि निश्चित मृत्यु कारित करने का आशय है। और जहाँ पर निश्चित रूप से निश्चित मृत्यु कारित करने का आशय होता है, वहाँ पर 100% वो हत्या का मामला है। और जहाँ पर सिर्फ वो लाइकली रिजल्ट है, डेथ इज ओनली राइट, लाइक हाउएवर देयर इज ए इंटेंशन टू काज डेथ, बट according to the use of the weapon, nature of the weapon, and seriousness of the injury caused by the accused shows that there was death found as a likely result, then it is a culpable homicide. तो जहाँ पर ये अपने को दिखे कि मृत्यु कारित करने का आशय था, लेकिन पहुँचाई गई चोट, उपयोग में लाया गया हथियार, चोट की स्थिति ये बताती है कि वहाँ पर मृत्यु की सिर्फ संभावना थी, बच भी सकता था, यद्यपि वो मर गया, तो वहाँ पर वो सदोष मानववध होगा, आपराधिक मानववध होगा। और जहाँ पर मृत्यु की निश्चितता है, जहाँ पर डेथ इज certain, when there is no, death is not as a likely result, but death is as a certainly result, वहाँ पर आप उसको हत्या का अपराध ही मानेंगे। सबसे पहली बार इसके अंतर को रेग वर्सेस गोविंदा के मामले में जस्टिस मेलविल ने पॉइंट आउट किया था। उसके बाद और भी बहुत सारे मामले हुए हैं, और इन मामलों में इसी अंतर को इसी प्रकार से, और अनेक किताबों में भी आपको देखेंगे तो आपको अंतर इसी प्रकार से दिखाई देगा कि जहाँ पर मृत्यु की संभावना है, सिर्फ संभावना है, वहाँ पर वो सदोष मानववध है, और जहाँ पर मृत्यु की निश्चितता है, वहाँ पर वो हत्या है। आगे चलें, इसका पॉइंट नंबर 2 हत्या का। देखिए, हत्या का पहला पॉइंट था मृत्यु कारित करने के आशय से, उसको हमने समझ लिया कि यहाँ पर मृत्यु कारित करने का आशय क्या है और सदोष मानववध के अंतर्गत मृत्यु कारित करने का आशय क्या है। तो अपने समझने के लिए आप यहाँ पर कहें कि ये हत्या के अंतर्गत वो लिखा जरूर मृत्यु कारित करने का आशय है, लेकिन मृत्यु कारित करने का आशय मात्र नहीं है, वो मृत्यु ही कारित करने का आशय है। मतलब हत्या में मृत्यु कारित करने का जो आशय है बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत पावरफुल, बहुत ग्रेव, उसमें एग्रेशन है। जबकि कैपेबल होमिसाइड में कंपेरेटिवली वो कम होता है। आशय मृत्यु कारित करने का दोनों में, लेकिन इसमें जो तीव्रता है वो हत्या में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो मृत्यु की निश्चितता की ओर इंडिकेट करता है। जबकि सदोष मानववध में उसकी तीव्रता कुछ कम है,
इसलिए वो निश्चित मृत्यु की ओर इंडिकेट न करके संभावित मृत्यु की ओर इंडिकेट करता है। और यही जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी टू काज डेथ या डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग डेथ जो है, वही सदोष मानववध और मृत्यु के, सदोष मानववध और हत्या के बीच के बारीक अंतर को स्पष्ट करता है। अब दूसरे पॉइंट में आए। दूसरा पॉइंट कहता है हत्या का कि जहां पर ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय है, देखिए जहां पर ऐसी क्षति कारित करने का आशय है, वेयर देयर इज इंटेंशन टू कॉज सच बॉडली इंजुरी और सच बॉडली हार्म, एज ऑफेंडर नोज टू बी likely to cause death to whom, or death to such person to whom such bodily injury is caused or is inflicted। क्या कहता है देखिए दूसरा। पहला तो बोल दे कि मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, हमने बता दिया मृत्यु कारित करने का आशय मतलब मृत्यु ही कारित करने का आशय, या अथवा ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय टू काज सच बॉडली हार्म और इंजुरी एज ऑफेंडर नोज, जहां पर अभियुक्त जानता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉलेज का भी तत्व है, एज ऑफेंडर नोज दैट सच बॉडली इंजुरी इज एज लाइकली टू काज डेथ ऑफ द अफेक्टेड और इन्फ्लिक्टेड पर्सन, जहां पर अभियुक्त जानता है कि जिसको ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई जा रही है उसकी मृत्यु का होना संभव है। यहाँ पर फिर जो संभव शब्द है उसको आप निश्चितता की ओर ले जाएं, ये सिर्फ संभव नहीं है, संभव का यहाँ पर अर्थ क्या है, जहाँ पर मृत्यु की संभावना अत्यधिक प्रबल है। और दूसरा इसमें जो तत्व है क्या है, इसमें आशय के साथ साथ ज्ञान भी है ना, जो संभावना को निश्चितता की ओर ले आता है। कैसे, जहां पर अभियुक्त ने कोई शारीरिक क्षति कारित करने का आशय रख करके शारीरिक क्षति पहुंचाई, लेकिन साथ ही साथ उसका सिर्फ आशय भर नहीं है, उसको इस बात का ज्ञान भी है कि वो जिस प्रकार की क्षति पहुंचा रहा है उससे अफेक्टेड पर्सन का या विक्टिम पर्सन का जो मरना है वो संभव है। और यहाँ पर संभव शब्द जो है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, अत्यधिक संभव, माने लगभग निश्चित रूप से उसका मरना जो है निश्चित रूप से तय है, अत्यधिक संभावना है। तो उस अभियुक्त को होने वाला जो ज्ञान है ना, अपने घाव पहुंचाने के बारे में अभियुक्त सिर्फ घाव पहुंचाने का आशय नहीं है उसका ऐसा घाव पहुंचाने का आशय है जिसके बारे में वो जानता है कि ये घाव जिसको पहुंचाया जा रहा है उसकी मृत्यु को सुनिश्चित कर देगा, अत्यधिक संभाव्य बना देगा, कोई चमत्कार ही होगा जो उसको बचा पाएगा, वरना उसकी मृत्यु लगभग सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी। तो ये आशय और ज्ञान जो है ये दोनों मिलकर के मृत्यु की को सिर्फ संभव नहीं बनाते बल्कि उसको निश्चितता की ओर ले जाते हैं। और यही निश्चितता की जो मात्रा है, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है, जो मतलब हाईली प्रोबेबल जो डेथ है वो निश्चित मृत्यु या सर्टेन डेथ माना जाता है। और ये सर्टेनिटी जो है डेथ की, वही उसे आपराधिक मानववध से पुनः हत्या की ओर ले जाती है। आपराधिक मानववध की परिभाषा में आपने दूसरा नंबर देखा ना, जहां पर ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हो जिससे मृत्यु का होना संभव हो, एज लाइकली टू काज डेथ, तो वहां पर संभावना क्या है, वो 50-50 की संभावना है, बच भी सकता था मर भी सकता था। मतलब इस प्रकार से चोट पहुंचाई गई कि उसका मरना सुनिश्चित नहीं था, हालांकि मर गया लेकिन वो बच भी सकता था। लेकिन हत्या में जो बात कही गई सेकंड नंबर में, उसमें क्या कहा गया है कि वो उसका शारीरिक क्षति कारित करने का आशय तो था ही, उसके साथ साथ वो ये जानता भी था कि वो जिस प्रकार की क्षति पहुंचा रहा है या जिसको पहुंचा रहा है उसका मरना अत्यधिक संभव। यहाँ पर संभव शब्द का अर्थ अत्यधिक संभव से लगाएंगे, मतलब उसको लगभग आप निश्चित मृत्यु मान करके चलिए। अब इसमें जो है इसका एक उदाहरण, जैसे किसी को पता है कि किसी के सिर पर एक ट्यूमर है अंदर में, और वो ट्यूमर जो है काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, और मेडिकली ये कहा गया है कि उसके सिर को चोट से बचाना चाहिए, यदि कोई चोट उसके सिर पर लगी तो ट्यूमर हो सकता है बस्ट हो जाए और उसकी मृत्यु तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इस बात को मान लो अभियुक्त जानता है,
और इस बात को जानने के बाद वो जानबूझ करके उसके सिर पर ही प्रहार करता है ना। और हालांकि ऐसे इस प्रकार के प्रहार से कोई स्वस्थ आदमी नहीं मरेगा, लेकिन जिस आदमी को प्रहार किया गया वो पहले से ही रोग से ग्रसित है, उसके लिए प्रहार जानलेवा हो सकता है ना। और इस बात को अभियुक्त जानता है और जानबूझ करके उसने उस पर उसी प्रकार से प्रहार किया कि इसका मरना, इस प्रकार से प्रहार से इसका मरना निश्चित है, और यदि आदमी मर गया तो फिर ये कैपेबल होमिसाइड नहीं है, फिर ये मर्डर है ना। क्योंकि वहां पर मारने का स्पेसिफिक इंटेंशन है, सिर्फ क्षति पहुंचाने का आशय नहीं है, बल्कि ऐसी क्षति पहुंचाने का आशय है जो उस विक्टिम की, जो पीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट प्रकार की शारीरिक स्थिति के कारण उसकी मौत को सुनिश्चित कर देगा। तो जब कोई ऐसी स्थिति है तो उसको हम हत्या मानते हैं, उसे सदोष मानववध नहीं मानते। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर भी मृत्यु की संभावना पर ही सारी चीज टिकी हुई है। यदि मृत्यु निश्चित है तो हत्या है, मृत्यु सिर्फ संभावित है तो वो सदोष मानववध है। अब तीसरे पॉइंट पर आए हत्या के। तीसरा पॉइंट कहता है कि जहां पर अभियुक्त ने कोई ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, if such bodily harm has been caused by the offender which is sufficient to cause death in ordinary course of the nature। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए यदि कोई चोट पर्याप्त है ना, फिर उसमें वो चोट ऐसी है, इतनी गंभीर है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता, तो फिर वो संभावित मृत्यु नहीं है, फिर क्या ऐसी मृत्यु है, निश्चित मृत्यु है। इसको भी समझे थोड़ा सा। जैसे एक मामले में कहा गया कि अभियुक्तों ने जो मृतक था उसके ऊपर ऐसा सांघातिक हमला किया कि फरसे से उसके शरीर के उन्होंने 12-13 टुकड़े कर दिए। बताइए, क्या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जिस व्यक्ति के शरीर का 12-13 टुकड़ा कर दिया गया हो वो जीवित बचेगा? निश्चित रूप से मरेगा वो, उसका मरना तय है, बल्कि उसके जीने के का कोई चांस नहीं है, 1% भी नहीं है। शरीर के 12 टुकड़े कर दिए गए, धड़ अलग, सिर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, पेट के हिस्से को 2 टुकड़े कर दिया गया। तो प्रकृति का जो नियम है शरीर को जीवित रखने का, साधारण जो नियम है, ऑर्डिनरी कोर्स में आदमी जिंदा कैसे रहता है, हम कह सकते हैं भाई इसका सिर धड़ से जुड़ा होना चाहिए, प्रकृति का पहला नियम है ना। अब आपने सिर को ही धड़ से अलग कर दिया, फिर जिंदा उसके बचने के चांसेस कहाँ हैं? तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में यदि किसी व्यक्ति का मरना सुनिश्चित हो गया है और ऐसे ही हरकत करके आपने उसको मारा है, तो फिर आप के बारे में ये माना जाएगा कि आपने सदोष मानववध नहीं किया बल्कि हत्या की है, क्योंकि आपने कहीं पर भी उसके बचने के लिए कोई चांस नहीं छोड़ा, ना वो बच भी नहीं सकता था। मतलब यहाँ पर जो संभावना का जो स्तर है वो निश्चितता की ओर है, 100% श्योर है उसका मर जाना। एक व्यक्ति को मारने के लिए 2 लोगों ने उसके पैर को, एक आदमी उसके पैर पर बैठ गया और एक आदमी ने उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया, एक आदमी ने उसके नाक को दबाया और चौथे आदमी ने एक शीशी में तेजाब रखा था उसको उसके मुंह में डाल दिया। उसका पूरा मुंह तेजाब से भर गया और उसके एसोफेगस और सांस की नलियां पूरी जल गई, उस समझिए पूरी सी गल गई है ना, और वो तत्काल मर गया। समझिए, उसको अस्पताल ले जाने की भी नौबत नहीं आई। उसका शरीर का पूरा जो ऊपर का हिस्सा था जहाँ जिसमें उसको पिलाया गया था, उसका जीभ, उसका जबड़ा, उसका गला, उसका फेफड़ा, सब कुछ खत्म हो गया था। अब बताइए कि क्या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वो जीवित रह सकता था? बिल्कुल नहीं रह सकता। तो जब आपने इस प्रकार के आचरण किया है तो इसको हत्या ही कहा जाएगा, ये सदोष मानववध की श्रेणी में नहीं आता। उसी प्रकार से एक मामले में ये कहा गया कि जहाँ पर किसी को इस प्रकार से मारा गया, यानी उसके मर्म स्थान पर चोट की गई, गोली चलाई गई इसके ऊपर। गोली उसके किस में चलाई गई? पीठ में। तो पीठ में जो गोली लगी वो सामने की तरफ से उसके हार्ट को, उसके आर्टरी को, फेफड़े को पूरा क्षतिग्रस्त करते हुए बाहर निकल गई है ना। वो तत्काल धड़ाम से गिरा और मर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया उसका पूरा हृदय और फेफड़े का हिस्सा का पूरा नष्ट हो गया था। अभी इस आदमी कौन डॉक्टर बचाएगा? कहाँ से बचेगा वो इस प्रकार की घटना होने के बाद? तो प्रकृति, आपने जिस प्रकार से उसके मर्म स्थल पर गोली चलाई, गोली जैसा मैंने हथियार, मैंने पिस्तौल जैसा घातक हथियार है ना, और यदि आपने उसके किसी
ऐसे ही स्थान पर गोली मारी होती जहाँ पर उसके बचने की संभावना थी, हाथ में, पैर में या जांग में, है ना, लेकिन आपने उसका सिर पे गोली चलाई, उसका पूरा भेजा बाहर आ गया, है ना, पूरा सिर छिन्न भिन्न हो गया। आपने उसके सीने पर गोली चलाई, उसका पूरा हार्ट जो है, उसका पूरी आर्टरी, एरोटा सब खत्म हो गया, तो क्या बचा उसके पास? तो इसलिए अब यहाँ पर बोले कि नहीं साहब ये तो कैपेबल होमिसाइड है, तो गलत है, तो मर्डर है, क्योंकि तो सुनिश्चित मृत्यु है, वहाँ पर संभावित मृत्यु नहीं है। ठीक, और आगे चले, चौथा जो आखिरी पॉइंट है, इसमें कहा गया कि जहाँ पर अभियुक्त ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके बारे में वो जानता है कि उसका कार्य इतना संकटकारी है, सो डेंजरस, इमिनेंटली डेंजरस, कि वो किसी न किसी की मृत्यु कारित कर ही देगा, इट मस्ट कॉज डेथ, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करेगा जिससे मृत्यु का होना संभव, और उस काम को बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी एक्सक्यूज के, टू अवॉइड सच डेंजर हैपनिंग, यदि वो इस कार्य को करता है और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो हत्या का मामला है। आपने बम ब्लास्ट किया, इतना पावरफुल बम ब्लास्ट किया, किसी तरह के भीड़ भरे इलाके में या किसी निवास स्थल पे, उस आप जानते हैं कि इतना आपका काम इतना खतरनाक है तो किसी न किसी की मृत्यु कारित कर देगा, और आपने बिना उसकी उस खतरे को के लिए कुछ उपाय किए बिना यदि आपने वैसा काम किया, है ना, तो ये 100% कैपेबल होमिसाइड नहीं है, ये 100% मर्डर है। ये 4-5 बातें हमने आपको बताई, 4 बातें, और हर बात, हर पॉइंट को हमने कैपेबल होमिसाइड में दी गई बातों से डील किया, है ना, उससे मिलाया, तो हमको क्या समझ में आया कि जहाँ पर पीड़ित व्यक्ति के मरने की संभावना 100% है, ऑलमोस्ट सर्टेन है जहाँ पर उसकी डेथ, तो ऐसा कार्य हत्या की श्रेणी में आता है। और जहाँ पर आपने कोई काम किया, कोई बॉडली इंजुरी पहुंचाई है, किसी और भी प्रकार का कोई कार्य करके किसी की मृत्यु कारित की है और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, लेकिन आपके कार्य से ये प्रकट होता है कि वहाँ पर उसके मरने की संभावना थी, निश्चितता नहीं थी, वो बच भी सकता था, यद्यपि मर गया, तो वहाँ पर इसको हमेशा कैपेबल होमिसाइड माना जाता है। रेग वर्सेस गोविंदा के मामले में जस्टिस मेलविल ने यही कहा था कि गोविंदा ने जो अपनी पत्नी को जिस ढंग से मारा, उसने मृत्यु ही कारित करने का आशय नहीं था, न ही उसने ऐसी शारीरिक क्षति उसको पहुंचाई जो वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। सिर्फ मुक्के से उसके चेहरे को मारा था, पहले तो गिरा दिया, जब फर्श पर उसकी छाती पे चढ़ गया, घुटनों से उसकी छाती को दबा दिया, और फिर उसके सिर के आंख के आसपास से मुक्के से मारा, तो उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उससे कानों मर गई। सेशन कोर्ट ने उसको हत्या माना, लेकिन जस्टिस मेलविल ने उसे, बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, उन्होंने उसको आपराधिक मानववाद माना, और पहली बार आपराधिक मानववाद और हत्या के बीच के बारीक अंतर को स्पष्ट किया। तो इसी बारीक अंतर को आज हमने भी समझने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि मेरी मैंने जो कुछ भी आपको समझाया उससे आपको जरूर लाभ होगा, क्योंकि सदोष मानववाद और हत्या के बीच के अंतर को लाख प्रयास के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे लेमैन हैं जो कानून के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ एडवोकेट्स भी इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं, और वास्तव में कंफ्यूजिंग थोड़ा मैटर भी है, लेकिन मैंने अपने एकेडमिक लाइफ में जब इसको समझने की कोशिश की, तो कुछ किताबों को पढ़ने के बाद, कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद मुझको यही अंतर समझ में आया है, जिसको मैंने आपके सामने आज स्पष्ट किया है। अब इस अंतर को समझने के बाद अब आपको दिमाग में बात जरूर आ गई होगी कि सदोष मानववाद एक जाति है और हत्या उसकी उपजाति है। कुछ गंभीर परिस्थितियों के चलते सदोष मानववाद को ही हम हत्या कहते हैं। हत्या कोई अलग से या कोई विशिष्ट किस्म का या कोई अलग प्रकार का अपराध नहीं है, वो सदोष मानववाद का ही एक प्रकार से कहिए बड़ा भाई है ना। अपने गंभीर स्वरूप में सदोष मानववादी हत्या का रूप धारण करता है। अब इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, उसको हम अपनी अगली बैठक पे आपके साथ चर्चा में लेंगे, लेकिन अभी उसके बारे में थोड़ी सी प्रारंभिक बातें आपको बता दें कि हत्या की परिभाषा के नीचे में 5 अपवाद बताए गए हैं, है ना। उन 5 अपवादों में पहला अपवाद है सडन प्रोवोकेशन, अचानक
प्रकोपन। दूसरा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत जो सीमा बताई गई है, निज प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग की जो सीमा धारा 99 में बताई गई है, या धारा 99 और 100 को आप एक साथ पढ़ें तो उसके अंतर्गत जो सीमा है, उस सीमा का यदि उल्लंघन करके कोई व्यक्ति अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए हमलावर को की हत्या कर देता है, मतलब ऐसा काम करता है जो हत्या की श्रेणी में आता है, मतलब निश्चित मृत्यु कारित करने का काम कर देता है ना। उसी प्रकार से अचानक उत्तेजना में आकर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, मैं बार बार हत्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, सदोष मानववध का नहीं, यानी हत्या जब भी मैं कहूँगा तब ये माने एक ऐसा काम किया गया जिससे मृत्यु का होना निश्चित था, सिर्फ संभावित नहीं था। तो जब कोई अचानक सडन प्रोवोकेशन के अंतर्गत अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सडन प्रोवोकेशन, इफ समवन हैज कॉज्ड, समवन हैज कमिटेड मर्डर ऑफ अदर पर्सन, है ना। इसी प्रकार से जब निज प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करते हुए शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जब किसी व्यक्ति ने हमलावर की हत्या कर दी हो, है ना, हत्या कर दी हो, फिर कह रहा हूँ उसकी हत्या कर दी हो। इसी प्रकार से तीसरा है जब कोई लोक सेवक, पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी करते समय अपनी शक्ति, जितनी शक्ति का प्रयोग उसे करना चाहिए, उस शक्ति के प्रयोग से आगे बढ़ करके, है ना, बाय द वायोलेशन ऑफ द लिमिट टू एक्सरसाइज द पावर, वो किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है ना। नंबर 4 इसके बारे में कहा गया जहाँ पर अचानक लड़ाई हुई, सडन फाइट, है ना। हम ये मान के चलते हैं साहब कि कोई भी हत्या या कोई भी गंभीर सदोष माना हो या तो कोई भी अपराध जानबूझ करके योजना बना के किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां संयोग से बन जाती है अचानक कि कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों के से मजबूर होकर के लड़ाई में हिस्सा ले लेता है और अचानक लड़ाई हो जाती है और उसमें कई लोग, उसमें कुछ गंभीर प्रकार की हत्या जैसा अपराध हो जाता है। तो जहाँ पर बिना किसी सोचे योजना के अचानक लड़ाई के दौरान किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, वहाँ पर। और आखिरी है जहाँ पर मरने वाले ने अपनी हत्या करने के लिए किसी व्यक्ति को सहमति दी हो और उस व्यक्ति ने उस सहमति के आधार पर उसकी हत्या कर दी हो। बार बार मैं हत्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, मैंने कार्य ऐसा होना चाहिए जो हत्या की श्रेणी में आए। तो जब इन 5 परिस्थितियों में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है तो कानून ये मानता है कि फिर इसे हत्या ना मान करके सदोष मानववध मानना चाहिए, मतलब इसमें थोड़ी सी नरमी बरती जाती है ना। वास्तव में तो है हत्या, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो हत्या की गई है उन परिस्थितियों पर विचार करके उसको हत्या ना मान करके सदोष मानववध माना जाता है, यानी उसको आपराधिक मानववध माना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि एक आपराधिक मानववध तो वो है जिसकी परिभाषा धारा 299 में है ना, इट इज ए प्योर कपेबल होमिसाइड, है ना, इट कैन नॉट बी मर्डर, ये कभी मर्डर नहीं हो ही नहीं सकता, ये हमेशा सदोष मानववध ही रहेगा। यू मे से दैट अंडर सेक्शन whatever under section 299 whatever under section 299 mentioned, it is purely culpable homicide। लेकिन अभी जो मैंने बताया वो है तो हत्या, बेसिकली इट इज ए मर्डर, इनफैक्ट इट इज ए मर्डर, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो मर्डर हुआ तो उसको रहम करके मर्डर न मान करके कपेबल होमिसाइड माना जाता है। सो इट इज डीम्ड कपेबल होमिसाइड, है ना। ये ओरिजिनली इट इज ए मर्डर, बट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस अंडर द एक्ट हैज बीन डन बाय द ऑफेंडर, इट इज कंसिडर्ड, it is kindly considered by the law that it should be taken into account as a culpable homicide in place of the murder। यानी इसको मर्डर ना मान करके सदोष मानववध माना जाना चाहिए। मतलब आपके पास 2 प्रकार के सदोष मानववध हो गए, एक सदोष मानववध जो विशुद्ध सदोष मानववध है, इसको मानने की आवश्यकता नहीं है ना, वो है धारा 299 के अंतर्गत। दूसरा है कि जो उस वस्तुतः धारा 300 में वर्णित हत्या की परिभाषा में आता है, कि जिन परिस्थितियों में वो कारित किया गया उस पर विचार करते हुए, उसको थोड़ा नरमी बरतते हुए उसको हत्या ना मान करके सदोष मानववध मान लिया जाता है, मतलब ये माना गया सदोष मानववध है, ठीक है। तो अब ये जो 5 उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, कि इन अपवादों के अंतर्गत यदि हत्या की गई है तो उसे सदोष मानववध माना जाता है। इस पर अपन अगली बैठक पर चर्चा करेंगे। एक बात आखिरी में आपको ये बता दूं कि अक्सर एक प्रश्न कई लोग करते हैं कि सर हत्या में हम पेपर में पढ़ते हैं या देख जान समझते हैं तो हत्या के लिए हमेशा धारा 302 का इस्तेमाल होता है, फिर आप क्यों 300 बताते हैं?
तो उसका जवाब ये है कि धारा 299 और 300 में हत्या और सदोष मानववध की परिभाषा दी गई है, लेकिन अपराधी को जब आप न्यायालय में पेश करते हैं तो चालान में धारा 302 लगाई जाती है और इसके लिए कपिबल होमिसाइड के लिए 304 लगाई जाती है, क्योंकि अदालत में किसी अपराधी को, आरोपी को प्रस्तुत करने का उद्देश्य होता है उसको दंडित करना, और दंड देने का जो अधिकार है, दंड की जो व्यवस्था है वो धारा 302 में है और धारा 304 में कि किसी के खिलाफ यदि सदोष मानववध का अपराध सिद्ध हो गया तो उसको किस धारा में सजा होगी, तो 304 में होगी। यदि किसी के खिलाफ हत्या का मामला सिद्ध हो गया कोर्ट में तो किस में सजा होगी, धारा 302 में होगी, क्योंकि हमें अपराधी को न्यायालय में हम उसको दंडित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, हम उसको हत्या और सदोष मानववध की परिभाषा समझाने के लिए उपस्थित नहीं करते। इसीलिए चालान में जो है हत्या के आरोपी के खिलाफ धारा 302 और सदोष मानववध के अपराधी के लिए धारा 304 जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस पर एक सार्थक चर्चा की। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि इस चर्चा से आपको लाभ होगा। यदि आपको इसमें कोई भी और किस्म की शंका हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है और बहुत एकेडमिकली मैंने पहले ही कहा था, इट इज़ मच साउंड। और मैं एक कानून का मैं मामूली शिक्षक हूँ। मेरी समझ में जितनी बात इसके संदर्भ में आई थी मैं उसे आपको बताना चाहता था, उसको आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको बताया। इसमें कोई नई बात यदि आप जानते हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।